तो हम जो जिस टॉपिक के ऊपर अब बात करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये ज़रा समझ लीजिएगा ये क्या है। हमारे पास टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी बिल्कुल यही चीज़ थी कि हमने एक यूनिट एरिया लिया था और उस यूनिट एरिया में चार्ज था हमारे पास। आज हमारे पास चार्ज नहीं है, बल्कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक मैग्नेट का नॉर्थ में अगर यहाँ पे रखता हूँ तो मैग्नेट के नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। उन मैग्नेटिक लाइंस को हम बेसिकली बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एरिया है इस एरिया की डायरेक्शन को मैं डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ओके, तो हमारे पास आज कहानी ऐसे हो जाती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई और एम। ये हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर ये सिंबल दिया हुआ फाई एम, तो एम फॉर मैग्नेटिक। और इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द यूनिट नॉर्मल एरिया। अगर आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 12 को, तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर यहाँ पर बी नहीं था बल्कि यहाँ पे ई था। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास। जब इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, आज मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। बाकी तमाम कहानियां वही हैं। क्या मतलब है, स्टोरी बिल्कुल वही है जो हमें ये बता रही है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस, बी का मतलब है कितनी मैग्नेटिक लाइंस किसी यूनिट एरिया में से पास हो रही हैं। जितनी लाइंस ज़्यादा पास होंगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा, जितनी लाइंस कम पास होंगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स और इसका हमारे पास याद रखिएगा जो SI यूनिट है इज उसे हम पढ़ते हैं वेबर। तो चूंकि ये एक नाम है तो कैपिटल W और स्मॉल b ये हमारे पास सिंबल है, कैपिटल W स्मॉल b। हमारी बुक के अंदर वेबर वो कंप्लीट वेबर लिखता है, सिंबल नहीं यूज करता। आई डोंट नो कैसा क्यों है, बट आपने ये याद रखना है कि वेबर जो है वो उसका जो सिंबल है वो कैपिटल W स्मॉल b है। तो वेबर को हम इस WB से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि वेबर हमारे पास किसके बराबर होगा। मिसाल के तौर पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड थी वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टेस्ला, याद है, और जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर है। तो अगर आपसे वो कहे कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है तो आपने बताना है वेबर्स के इक्वल है। मेरा ख्याल है आसान सी बात है। इस तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड वेबर्स। ओके, सो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली है क्या, ये हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, इस तरीके से मैं लिखता हूं, तो मुझे बताइए यहां पर अगर आप गौर करें तो B और डेल्टा ए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो डेल्टा ए जो मल्टीप्लाई इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही चीज बन जाएगी, यानी ये डेल्टा ए इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जाके फाई एम से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर क्या बचा हमारे पास B। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस B। तो हमारे पास अब आपको याद रहना चाहिए कि इससे पहले मैंने B का आपको नाम बताया था मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, जबकि हमने जो पहला टॉपिक था इसका जो SI यूनिट पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था, टेस्ला पढ़ा था। ठीक है, अब आप याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन का तीसरा नाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, वेबर्स, और जो एरिया है उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है। तो हो सकता है आपके जहन में ये सवाल है कि इससे पहले हम लोगों ने जो टेस्ला पढ़ा था, क्या 1 टेस्ला इक्वल होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के? तो हम इसका आंसर कहेंगे यस, दे आर इक्वल। ओके, टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल है। और ये बात आपको न्यूमेरिकल में एग्जामिनर मैंने देखता है कंफ्यूज करने के लिए यही काम करता है। वो क्या करता है कि एक न्यूमेरिकल जो कि आप अपनी बुक में करते हो, वेबर पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट लिखा होता है बुक में, एग्जैक्टली बुक वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और वहाँ पे वेबर पर मीटर स्क्वायर की जगह पर टेस्ला लिखा होता है। कुछ लोग होते हैं ना, आला नस्ल के रट्टू होते हैं, तो वो कहते हैं अरे वो तो वहाँ पे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर था, यहाँ टेस्ला हो गया। तो दे गेट कंफ्यूज कि अब करें क्या। सो देयर इज नो कंफ्यूजन। याद रखिएगा 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल है। जो भी वैल्यू टेस्ला में दी है एग्जैक्टली उस वैल्यू को आप वेबर पर मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। ओके, और ये वैल्यू एक और चीज़ के बराबर होती है जो मैं आप चाहता हूँ कि
ये भी आप एक याद कर लें MCQs के हवाले से, और वो है हमारे पास बेसिकली गॉज। तो याद रखिएगा ये होता है तकरीबन 10⁻⁻⁴ गॉस के इक्वल होता है, ठीक है। सो 1 टेस्ला 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस। ओके, ये गॉस भी यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, दे आर ऑल सेम। टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब सेम है हमारे पास। ओके ओके अच्छा, आप में से वो लोग जो मुझे कह रहे हैं कि इसको रिपीट करें, उनके लिए बहुत आसान है कि वो, चूंकि ये लाइव स्ट्रीम पे जा रहा है ना, आप इसको बैक करके देख लें। तो थोड़ा सा आप बैक करके देखेंगे तो ये रिपीट ही हो जाएगा आपके लिए, राइट। तो आप इसको पीछे कर सकते हैं, या जैसे ही क्लास एंड करेगी तो उसके बाद आप इसको, ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर ही, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये फॉर्मूला बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, तो इसके लिए है। और आपको पता होगा चैप्टर 14 का इस वक्त जिस हिस्से की मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन न्यूमेरिकल्स में हम लोग बी के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे होते हैं। ये कह लो या ये कह लो, दोनों सेम फार्मूलाज हैं। सो आई वांट यू कि आप इसको अच्छी तरीके से याद रखें, सो डैट कि जब न्यूमेरिकल आए तो आप उसको आसानी से कर सकें। सो दिस टॉपिक इज़ प्योरली बेस्ड अपॉन न्यूमेरिकल। अच्छा, अब अगली जो चीज़ है वो है, हमने ये बात कही थी कि जब एक वायर में से करंट गुजरता है तो इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करता है, इसके लिए जो रूल है उसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड ग्रिप रूल। ग्रिप होता है ना किसी चीज़ को पकड़ लेना, सो राइट हैंड ग्रिप रूल कहलाता है। मतलब ये वायर में से करंट जा रहा है, उसकी डायरेक्शन में थंब को करें और उंगलियों को ऐसे घुमाएं, जिस तरह ये मार्कर है। तो अगर करंट ऊपर की जानिब जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को करें और उंगलियों को ऐसे घुमा के इस मार्कर को पकड़ लें। तो जब मैंने मार्कर को ग्रिप कर लिया तो ये थंब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो ये जो उंगलियां मेरी गोल घूमी है, इस डायरेक्शन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और आपको अच्छी तरीके से याद है कि वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है उसका यूनिट तो होगा। सो यूनिट से हटकर मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी वी हैव ए यूनिट फॉर द फिजिकल क्वांटिटी। सो वेक्टर हैज़ टू थिंग, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा वेक्टर की क्या होती है, डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड तो इसका सेम रहेगा, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है, हर पॉइंट पे सर्कल, अपनी सर्कल में डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। सो मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सो किसी स्ट्रेट वायर में जब करंट जा रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में थंब को करें, तो आपकी उंगलियां जिस कर्ल में घूमेंगी, जिस ग्रिप में घूमेंगी, उस सर्कल की डायरेक्शन में बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड आपके पास होगी। अच्छा, अब हमने ये बात याद रखनी है कि अच्छी तरीके से याद रखिएगा, बल्कि मैं इसको मिटा के इससे आगे बात कर लेता हूँ। और वो बात हमारे पास कुछ इस किस्म की है कि फर्ज करें ये एक वायर है और इस वायर में से इस डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है मेरे पास I, और इसके पास एक और वायर है, इसमें से भी इसी डायरेक्शन में करंट गुजर रहा है I। ये दोनों करंट सेम हैं या सेम नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। चाहे ये करंट सेम हो, चाहे करंट डिफरेंट हो, एक I हो, एक I डैश हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये दोनों वायर्स क्या कर रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही होंगी। नाउ द ओनली क्वेश्चन इज कि ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये दो मैग्नेटिक फील्ड क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा, यानी हम इसे कहते हैं कि पैरेलल करंट कह लें, तो पैरेलल जो करंट हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अच्छी तरीके से बात याद रखिएगा, ठीक है। सो अगर दो वायर जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वो दोनों वायर हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। प्लीज ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उन दोनों में इस तरीके से बनती है कि एक का नॉर्थ और दूसरे का साउथ आ रहा हो तो दो हमेशा एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरीके से अगर दो वायर हैं और उन दो वायर में से करंट जा रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल जो करंट है वो एक दूसरे को हमेशा क्या करता है, ओपोज करता है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आमतौर पे ये थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है जो कि हम लोग चार्ज के अंदर पढ़ते हैं, है ना।
चार्ज में क्या होता है, लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट कीप इन योर माइंड एक जैसे करंट यानी एक डायरेक्शन में करंट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। तो करंट में ये डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से हमने एक बड़ा ऑपोजिट चार्ज, एक पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के जो करंट होते हैं वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, या इसके लिए लफ्ज मुझे लिखना चाहिए था रिपेल करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सो एंटी पैरेलल दे रिपेल ईच अदर। मेरा ख्याल है ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से आगे चल के हमने कॉइल के बारे में पढ़ना है, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है। तो होता ये कि अगर मैं एक वायर को इस तरीके से स्पाइरल कर दूं, स्प्रिंग की तरह कर दूं, ठीक है, और इसमें इस तरफ से करंट आ रहा है आई, और वो इस पूरी वायर में से मूव करके करंट जा रहा है, तो करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो इफ द करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरफ होगी, तो इसका आसान तरीका ये है, करंट किस तरफ जा रहा है, अपने ऐसे मुट्ठी बंद करें, ठीक है ना, ऐसे, और करंट किस तरफ जा रहा है उस तरफ थंब को करें। तो थंब इस तरफ जा रहा है यानी करंट इधर जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है, यहां से आ रहा है और घूमता हुआ इस तरफ जा रहा है। तो जिस तरफ आपका थंब होगा, याद रखिएगा, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ओके, यानी साउथ ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये यानी जिस तरह हमने एक मैग्नेट के बारे में पढ़ रखा है कि उसका जो नॉर्थ होता है उससे मैग्नेटिक फील्ड आउट होती है, और जो उसका जो साउथ होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड इन होती है ना। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट में क्या होता है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करती है, साउथ इनसाइड। तो ये वो इनसाइड वाली कहानी है। तो ये नॉर्थ से निकलेगी और उसके बाद दोबारा से इस तरीके से, तो दोबारा से ऐसे। ओके, तो ये सारी स्टोरी होती है हमारे पास। तो याद रखिएगा, अगर हम एक वायर को स्पाइरल कर देते हैं, एक वायर को हम इस तरह एक स्प्रिंग की तरह लपेट देते हैं और उसमें से करंट गुजारते हैं, तो वो वायर बिल्कुल बिहेव करता है। वायर तो नहीं कहना चाहिए, कॉइल कहना चाहिए। वो कॉइल जो है, जिसका टेक्निकल नाम हमारे पास क्या होता है, सोलेनॉइड होता है हमारे पास। ठीक है, तो वो जो सोलेनॉइड होता है, इट बिहेव लाइक ए मैग्नेट, इट प्योरली बिहेव लाइक ए मैग्नेट। तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसमें हम कुछ और भी बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आमतौर पे होता ही है कि जब भी हम किसी कॉइल को बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो करंट आ रहा है और यहाँ से करंट मूव करता हुआ सब में से घूमता हुआ चला गया, तो हम इसके लिए जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये जिसे मैंने उंगलियाँ की, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी हो रही होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें ऐसे जा रही है और करंट इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे करता हुआ। तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि बाहर की जानिब आ रही है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, प्लेन से। वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि आउट हो रही है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्लेन में जा रही है इनसाइड, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से। तो हम आमतौर पे यहाँ पर इस तरीके से डॉट लगाते हैं। ये थोड़ा सा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे लेक्चर को ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी देख रहे होते हैं, तो ये मैं उनके लिए भी ये बात बता रहा हूँ। हमारे सिंटेक्स में तो नहीं दी हुई, लेकिन यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। तो जब हम इस तरीके से बात करते हैं तो हमारा प्योरली मतलब होता है कॉइल। फिर हम क्या करते हैं, ये दरमियान की चीज़ नहीं बनाते, ये कॉइल नहीं बनाते, बल्कि कॉइल की रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं। एक लाइन में डॉट होते हैं और दूसरे लाइन में उसके सामने क्या लगाए जाते हैं, क्रॉस। सो डॉट एंड क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली ये कॉइल होता है। तो यहाँ से जो है करंट, जब करंट यूं मूव करता हुआ नीचे आ रहा है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आउट और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इन, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ठीक है, आई बिलीव सो कि ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप अपने क्वेश्चन जो है ना मुझे कमेंट की फॉर्म में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके बाद क्या करूं, बाद में आपके एंड में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, और जो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो मैं उन क्वेश्चन के ज़रूर आपको जवाब दूंगा। जो लोग मुझे सलाम दे रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ओके, थोड़ा सा मैं को देख ही लूँ। ओके, मेरे बेहतरीन दोस्त और फिज़िक्स के गुरु प्रोफेसर तहा अब्बास साहब ने भी सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। और तहा अब्बास साहब एक वेल नोन किस्म का नाम है भाई, पूरे कराची में बेहतरीन किस्म के टीचर हैं। मैं ख़ुद उनके नोट्स को फॉलो करता हूँ। मैं ऐसा करूँगा सर, तहा वैसे आप लोगों को लिख दूँगा अपने मोबाइल से देख के, मुझे ज़बानी याद नहीं है। इन्होंने बड़े बेहतरीन किस्म के नोट्स बनाए हुए हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के। तो आप उनके नंबर के ऊपर उनको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आप वो नोट्स उनसे ख़रीद सकते हैं। वो आपको थ्रू मेल पहुंचा देंगे।
यानी आप तक वो नोट्स आ जाएंगे। बट वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट रिकमेंडेड नोट्स हैं, मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूँ वो हमेशा सर तहाब बास के फिजिक्स के नोट्स रिकमेंड करता हूँ। बड़े बहुत बेहतर, बहुत मेहनत से इस्टेब्लिश किए हुए नोट्स हैं। इंशाल्लाह अगर आप उन नोट्स को फॉलो करेंगे तो उसके बाद बुक और बाकी नोट्स और 25 ईयर तो ये न्यूमेरिकल, इन तमाम चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बड़े कंप्रहेंसिव किस्म के जो है ना नोट्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बाद किस चीज़ के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक है ना वो है मेरे पास E/M रेशो। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा मैंने ये जो E/M रेशो है ये ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन करके अपलोड की हुई है, E/M रेशो। सो अगर E/M रेशो ऑलरेडी अपलोडेड है तो मैं उसको अब यहाँ पे नहीं कराऊंगा, ये अब आपका टास्क हो गया। तो आप लोगों ने E/M रेशो वहाँ से देखना है, ठीक है। वहाँ से आप लोग E/M रेशो देखिएगा और E/M रेशो का टॉपिक अब समझ लें हमारा कंप्लीट हो गया। तो E/M रेशो में एक टॉपिक और है जो कि हमारी बुक में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन जब E/M रेशो को हम न्यूमेरिकल करते हैं जो कि हमारे चैप्टर के एंड पे है तो उसमें वो फॉर्मूला यूज होता है। तो उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ, राइट। अच्छा, अब वो जो हमारा जो स्पॉट है E/M रेशो के अंदर, वो जो हमने E/M रेशो के अंदर पढ़ा था, E/M रेशो की जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड को ऑफ किया हुआ था तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के सेंटर में जाके स्ट्राइक कर रही थी, जिसको मैंने डिनोट किया हुआ था किससे, O से। और फिर जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम थी वो अपने पास से डेविएट हुई, डिफ्लेक्ट हुई और स्क्रीन पे जाके जहां जाकर उसने स्ट्राइक किया उसको हमने लिखा था O डैश। मैं जरा बना देता हूं आपको। देखिए कुछ इस किस्म की बात थी कि ये मेरे पास वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी और सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉन बीम मूव करती हुई आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और वो इलेक्ट्रॉन आके स्क्रीन के सेंटर पे जहां टकरा रहे हैं उसको हमने कहा था O। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया तो ये जो बीम है ये ऐसे जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक किया इसने, इसको मैंने लिखा था O डैश, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, हम O से O डैश, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस जो बीम ने डिफ्लेक्ट किया है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं A से। तो मैं A को लिख देता हूं कि A हमारे पास क्या है, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये हमारे पास स्क्रीन पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है, या जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज बेसिकली क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन है। अच्छा, बीम ने जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बी से, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बी हमारे पास क्या होगा, इस बी के बारे में मैं लिख देता हूं यहां पे कि दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कौन, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। तो अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल इन होता है तो वो अपने रास्ते से डेविएट होता है। और फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया भी था, ये पूरी चीज एक्सप्लेन की थी कि वो जो अपने रास्ते से डेविएट होता है वो बेसिकली अगर एक एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड हो तो उसके अंदर वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा होता है, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा होता है। सो बेसिकली ये जो कर्व है, ये कर्व किसी सर्कल का हिस्सा है, ऐसे आप समझिए, ओके। तो ये समझिए एक सर्कल है, तो ये जो कर्व हुआ था ये बेसिकली सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए हुआ था, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इतनी एक्सटेंडेड नहीं थी तो ये जो था ये जो डेविएशन हुई थी, ये डेविएशन इसलिए हुई थी कि सर्कल में रिवॉल्व करना चाह रहा था। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं थी तो बहुत जल्द वो उस कर्व से आउट होते हुए यहां पे जाके स्ट्राइक कर गया। लेकिन अगर एक्सटेंडेड मैग्नेटिक फील्ड होती तो बेसिकली वो सर्कल में रिवॉल्व करता है, उस सर्कल का एक सेंटर हम ले लेते हैं। तो सेंटर से लेकर इसको अगर मैं सेंटर कहता हूं से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस विल बी द रेडियस, हमारे पास रेडियस होगा। और यहां से एक लाइन अगर मैं इस तरीके से मार्क कर लेता हूं तो जो डिस्टेंस ये है मेरे पास, ये ए, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस ये भी होगा, ये भी मेरे पास ए होगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर है इसका नाम मैं अगर ए दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं बी मार्क कर देता हूं, और इस पॉइंट का नाम मैं सी मार्क कर देता हूं। तो देखिए बी से सी का जो डिस्टेंस है वो ए के बराबर है, ठीक है। और अगर इस लाइन को हम इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं तो जितना डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली ये आ रहा है, ये थोड़ा सा जो स्क्रीन है ये बनी इस तरीके से है, लेकिन ये एक्चुअली ये नेग्लेक्टेड है, ओके। यानी ये ऐसा है कि स्क्रीन जो है ना वो हमारे पास इस तरीके से कर्व होती है,
ठीक है, आप ये हिसाब से एक क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका देख रहे हो, सामने से उसको देख रहे हो, तो ये स्क्रीन ऐसे कर्व होती है, तो ये बेसिकली नेग्लेक्टेड है, याद रखिएगा प्लीज। तो ये जो डिस्टेंस है बी, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस ये भी है, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरे पास बी है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा मेरे पास, बी होगा। अच्छा, ये इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहां तक, ये पॉइंट मेरे पास ए है, तो मैं ये बात जानता हूं कि ये मैंने कहा था रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो ये भी रेडियस, ए से बी तक भी रेडियस है, और ए से इस पॉइंट का नाम भी चले दे दे डी, ये भी क्या रेडियस है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कहलाता है डायमीटर। और हमें मालूम है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर बेसिकली ट्वाइस द रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो पूरा डिस्टेंस है मेरे पास, ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है। कहां से, बी से लेकर डी तक। तो बी से लेकर डी तक ये सारा का सारा बेसिकली मेरे पास डायामीटर है, दिस इज डायामीटर। और डायामीटर क्या होता है, ट्वाइस द रेडियस। तो मैंने बी से डी तक का डिस्टेंस क्या लिखा, 2r। तो डी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, अगर मैंने कहा है कि डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस 2r के बराबर है, तो उसमें से इस a को निकाल दो, तो डी से लेकर सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो दिस विल बी 2r माइनस a। मेरा ख्याल है ये बात अब आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है, आसान है। यानी डी से लेकर बी तक का डिस्टेंस, ये जो पूरी लाइन है, दिस इज द डायमीटर। जो डायमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस द रेडियस के बराबर होता है। सो ये पूरा डिस्टेंस 2r के बराबर है। उसमें से अगर मैं इस डिस्टेंस को, जिसको मैंने छुपा लिया, इसको निकाल दूं, तो ये होगा 2r में से माइनस कर दें इस डिस्टेंस को, जो कि किसके बराबर है, a के बराबर। तो ये हो गया, ओके। ये डायग्राम एक्सप्लेन हो गई। अब हम एक छोटा सा थ्योरम जानते हैं सर्कल से रिलेटेड, वो ये है कि जो सर्कल में लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं या इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, जिन्हें हम कॉर्ड कह रहे होते हैं, तो वो उनमें क्या होता है कि उनको कॉर्ड्स को अब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा सेम होता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं इस लाइन को देखूं तो ये जो सेगमेंट है मेरे पास, ये क्या है, ए है मल्टीप्लाई बाय, और इसी लाइन का ये जो सेगमेंट है ये मेरे पास क्या है, 2r माइनस ए। तो दिस आंसर विल बी इक्वल टू, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसमें यहां पर क्या है, b, और ये भी क्या है, b। तो दिस विल बी b मल्टीप्लाई बाय b। ये एक छोटा सा थ्योरम है। तो सर्कल में ये जो कॉर्ड होते हैं, ये जो लाइंस एक दूसरे को इसी तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो वो जो सेगमेंट्स होते हैं, ये जो सेगमेंट है और ये जो सेगमेंट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमेशा वो इन जिनको इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके जो सेगमेंट्स की जो वैल्यूज है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस बिकम 2ar माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय बी, दिस बिकम बी स्क्वायर। तो हम जिस तरह के जानते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जिसकी वैल्यू ए है, ये बहुत स्मॉल होती है, स्क्रीन पे बहुत मामूली से डिफ्लेक्शन होती है। तो चूंकि ए की वैल्यू स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और कम हो जाएगा। एक स्मॉलर वैल्यू पे जब आप स्क्वायर करते हैं वो और स्मॉल हो जाती है। सो वी कैन नेग्लेक्ट ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2ar इज इक्वल टू बी स्क्वायर। आर की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो बी स्क्वायर और 2a मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी द वैल्यू, आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। ये डेरिवेशन हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ना कभी पूछी है ना कभी पूछेगा, लेकिन ये जो r इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल नंबर 14.2 के अंदर यूज करते हैं उसके लिए। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप डायरेक्टली बस इसको याद कर लें कि ये जो रेडियस ऑफ द स्पॉट है, जो स्पॉट डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी डिफ्लेक्शन का जो रेडियस है वो बी स्क्वायर अपॉन 2a है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एम्पेयर्स लॉ की बात करने जा रहे हैं। अच्छा जनाब, एम्पेयर लॉ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, जाहिर सी बात है एग्जाम में आता है, तो अंदर इसको समझ लेते हैं कि एम्पेयर लॉ है क्या। देखिए, एम्पेयर की मैं स्टेटमेंट की अगर बात करता हूं, चले पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यह हमें कहता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ tangential component of magnetic field लिख देता हूं इसको मैं, ठीक है, and length of an element taken in the magnetic field is equal to
म्यू नॉट, ये एक सिंबल है म्यू, तो छोटा सा ओ बनाया हुआ तो म्यू नॉट पढ़ते हैं, म्यू नॉट टाइम्स द इनक्लोज करंट इन एम्पीरियन लूप, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होता है। मैं अब इसके ऊपर बात कर लेता हूं, ये है क्या। देखो, ये कुछ इस किस्म की बात है कि हम ये बात जानते हैं कि अगर एक वायर है और उस वायर में से जो करंट है वो आई गुजर रहा है, तो उसके अराउंड सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, राइट। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, ऐसे ही है ना, जिसके बारे में काफ़ी हमने बातें की हुई हैं। तो अच्छा, क्या ये जो मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह होगा? ऐसा नहीं है, बल्कि ये कुछ इस किस्म की बात है कि अगर ये वायर और इसमें से करंट आई गुजर रहा है तो इसके बिल्कुल करीब भी एक सर्कल है, फिर एक और बड़ा सर्कल, एक और बड़ा सर्कल। तो जितना आप वायर से दूर जाते रहेंगे, जितना हम वायर से दूर जाते रहेंगे, उतनी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है सर्कल में है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। शायद एक बार पहले भी ये जुमला आया हुआ है, लेकिन ये बड़ा वेल नॉन किस्म का सेंटेंस है जो मैंने अभी पढ़ा है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो तमाम सर्कल जिनके सेंटर एक ही होता है, उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, सो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। फिलहाल मैंने एक सर्कल इसमें से सपोज किया हुआ है, राइट। हम इसमें से कोई भी सर्कल ले सकते हैं, लेकिन किसी एक सर्कल के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो अब होता ये है कि सेंटर से लेकर, ये वायर इज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वायर जो कि सेंटर में है, इस वायर से लेकर इस मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है रेडियस आर। अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में रिवॉल्व कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो किसी एक हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं उस पर क्या करूंगा, एक टेंजेंट बनाऊंगा। यही है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट। सर्कल के किसी एक हिस्से के ऊपर अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो सर्कल के उस हिस्से पर टेंजेंट बनाओ। दिस इज द बेसिक लॉजिक जब भी हम सर्कल के साथ डील कर रहे होते हैं। इस सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा इज ट्रीटेड एज ए स्ट्रेट लाइन। तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। अब ये जो छोटा सा हिस्सा लिया ना, ये शायद पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, मैं थोड़ा ऐसे और बड़ी लाइन लगा देता हूँ। यस, तो ये जो मैंने छोटा सा हिस्सा लिया, इसकी लेंथ को मैं कह देता हूँ डेल्टा एल। तो पूरे सर्कल की लेंथ को सरकमफेरेंस कहते हैं, या उसकी लेंथ को मैं एल कह देता हूँ। लेकिन ये पूरे सर्कल की लेंथ तो नहीं है, ये तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है, तो इसको मैं कह देता हूँ लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, राइट। दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, डेल्टा एल। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई। एलिमेंट का मतलब है छोटा सा हिस्सा, तो एलिमेंट यानी वो छोटा सा हिस्सा, उसकी लेंथ को मैंने क्या कह दिया, डेल्टा एल कह दिया। और उस पर जो मैंने टेंजेंट बनाया, ये टेंजेंट मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रहा है, लेकिन सिर्फ इस हिस्से पे दे रहा है ना। तो इस बी को मैं कहूंगा कि ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। तो हमारे पास जो बी है, दिस बी इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो मेरे पास ये जो लेंथ है, लेंथ ये इस छोटे से हिस्से की है, जिसको मैंने क्या बोला है, डेल्टा एल, और उसको मैंने लिखा है लेंथ ऑफ एन एलिमेंट, राइट। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब मैंने बी को डॉट प्रोडक्ट, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, डॉट प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसके साथ एक और छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, ये मेरा ख्याल नजर आ रहा होगा। इसकी लेंथ भी मेरे पास क्या होगी, इसकी लेंथ भी मेरे पास डेल्टा एल होगी, और उस पर मैं जब टेंजेंट बनाऊंगा तो मुझे टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड मालूम हो जाएगी उस एलिमेंट की। ओके, और उन दोनों को भी, उस टेंजेंशियल कंपोनेंट को और उस डेल्टा एल को भी मैं आपस में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सारी स्टोरी मैं पूरे सर्कल के साथ करता रहूंगा। तो हर हिस्से के लिए बी डेल्टा एल प्लस बी डॉट डेल्टा एल प्लस 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 प्लस, ये पूरे सर्कल के लिए करूंगा मैं। आखिर में क्या कर दूंगा, जब मैं इनको सम कर दूंगा, तो मैं जब इनको प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, सम कर दें। तो अगर मैं सम कर दूं किसको, बी और डेल्टा एल के प्रोडक्ट को, तो आप क्या बोलेंगे, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने सम किया है। सबमिशन का मतलब है सम, ये सम का सिंबल है, जमा करने का सिंबल है। मैंने सम किया है किसको, बी और डेल्टा एल के प्रोडक्ट को। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट, तो मैंने सम किया है प्रोडक्ट को। ये जुमला मैंने यहां लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को क्या करना है, सम करना है, ठीक है।
तो वो कहता है कि पूरे सर्कल के साथ जब ये काम करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये एक कांस्टेंट जिसको हम म्यू नॉट पढ़ते हैं, और ये म्यू नॉट आई के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कोई नंबर किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वहां हम कैसे पढ़ते हैं उसको, हम करते हैं टाइम्स। तो हमने कहा म्यू नॉट टाइम्स, तो म्यू नॉट टाइम्स आई। अब आई हमारे पास क्या है, अगर आप देखें तो आई के लिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया इनक्लोज करंट। क्या दर हकीकत करंट कहीं पर बंद था, करंट तो कहीं बंद नहीं है, ये तो एक वायर है, जिस वायर में से करंट क्या कर रहा है, गुजर रहा है। ये तो मैंने सपोज किया हुआ है कि ये वायर में से करंट गुजर रहा है, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो करंट क्या है, इनक्लोज है। ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल है, ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है एम्पेरियन लूप कहलाता है। हमारी सिंटैक्स में ये डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको सही कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एम्पेयर को हमने एम्पेयर लॉ को इस्तेमाल कैसे करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 12 में गॉसेस लॉ पढ़ा था। तो गॉसेस लॉ के अंदर हमारे पास क्या था, गॉसेस लॉ के अंदर हम सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस, फर्जी हाइपोथेटिकल सरफेस बनाते थे। बिल्कुल सिमिलर स्टोरी गोज फॉर दी एम्पेयर लॉ, कि जिस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है, उस जगह पर आप एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं, और वो एम्पीरियन लूप बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का होता है। और उस एम्पीरियन लूप के अंदर ये जो करंट होता है, ये हमेशा क्या होता है, इनक्लोज करंट होता है। तो ये इनक्लोज करंट बहुत अहम बात है। तो ये जो आई है, इसको प्लीज आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है कि दिस इज इनक्लोज करंट, और ये इनक्लोज करंट की वैल्यू पे बहुत ज्यादा तवज्जो भी देनी है कि कहीं पे जो भी एम्पीरियन लूप है उसमें इनक्लोज करंट की वैल्यू कितनी है। इंशाल्लाह सोलेनॉइडल फील्ड के अंदर मैं आपसे ये बात करूंगा। अच्छा, ये जो मैंने सिंबल बनाया है इस तरीके से, इसको पढ़ते हैं एम यू। तो एम यू क्या बनता है, म्यू बनता है, म्यू। तो ये म्यू है हमारे पास, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात कर लेता हूं कि ये म्यू है क्या। सो दिस स्टेटमेंट, दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज बेसिकली कॉल्ड एम्पेयर्स लॉ। मेरा ख्याल है बात समझ में आ गई होगी। एम्पेयर लॉ क्या कहता है कि आपको जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है, वहां पे एक एम्पीरियन लूप बनाएं, जो कि ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक फील्ड का ही लूप होगा। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को आपने मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, उसी तरह जिस तरह गॉसेस लॉ के अंदर गॉसियन सरफेस को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते थे। तो हमने उस एम्पीरियन लूप को, जो कि मैग्नेटिक फील्ड का है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। हर छोटे सी जो हिस्सा है, यानी एलिमेंट है, जिसकी लेंथ क्या है, डेल्टा एल है, और उसकी जो भी टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है उनको प्रोडक्ट करते जाओ, और आखिर में पूरे जितने भी आंसर कैलकुलेट किए उन सबको क्या कर लो, सम कर लो। तो अगर आप सम कर दें प्रोडक्ट को, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट विच इज टेकन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई विच इज द इनक्लोज करंट। सो दिस इज कॉल्ड एम्पेयर्स लॉ। सो आई बिलीव सो कि यहां तक कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। आई हमारे पास इनक्लोज करंट होगा, जिसका हमें ख्याल रखना होगा कि कितना करंट इनक्लोज है। हमारे केस में आई है, मैंने आई ही लिखा हुआ है हमारे पास। म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिस पर अभी हम बात कर लेंगे, और बी और डेल्टा एल के बारे में मैंने तफसीली बात यहां पर आपसे कर ली है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एम्पेयर्स लॉ। अब एम्पेयर लॉ का प्रूव है। एम्पेयर लॉ का प्रूव हम पढ़ने जा रहे हैं, वो इसलिए कि उसमें एक लॉ यूज होता है, बायोट-सेवर्ट लॉ। और बायोट-सेवर्ट लॉ हमें पता भी होना चाहिए, उससे हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। और बायोट-सेवर्ट लॉ एक दफ़ा मैंने देखा था एग्जाम में, स्टेटमेंट उसने पूछी थी कि स्टेट द फॉलोइंग लॉज, तो उसमें बायोट-सेवर्ट लॉ का नाम भी लिखा था। सो लेट्स डिस्कस बायोट-सेवर्ट लॉ एंड लेट मी रीड योर कमेंट्स। ओके ओके, राइट। तो हम प्रूव करने जा रहे हैं किसको, बायोट-सेवर्ट एम्पेयर्स लॉ को। सो बायोट-सेवर्ट लॉ की मदद से हम पढ़ने जा रहे हैं। इस वक्त हम कर रहे हैं क्या, प्रूफ। मुझे लिख देना चाहिए प्रूफ ऑफ एम्पेयर्स लॉ, राइट। प्रूफ ऑफ एम्पेयर लॉ की बात करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम किस लॉ को पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। अब बायोट-सेवर्ट लॉ बेसिकली क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ ये है
कि अगर एक वायर जिसमें से करंट गुजर रहा हो I और जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है B, तो ये जो वायर है उसके सेंटर में होती है, सेंटर से वायर तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ओके, सो बायोट-सैविट लॉ ने बताया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास जो डेवलप हुई है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ये वायर जिसमें से करंट I गुजर रहा है, ये वायर जिसमें से करंट I गुजर रहा है, इस करंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। और इसने दूसरी बात ये की कि ये जो B है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जैसे जैसे डिस्टेंस हम वायर से बढ़ाते रहेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। ऑब्वियसली बात है, तार के पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा और जैसे जैसे वायर से आप दूर जाते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने वो कंपास लेकर आया था तार के बिल्कुल पास, जिस तार में से क्या गुजर रहा था, करंट, तो जैसे उसके पास लेकर आया था तो मैग्नेटिक फील्ड जो कंपास था उसकी नीडल डिफ्लेक्ट कर गई थी, है ना। तो जब वो उसको दूर लेकर गया तो उसकी डिफ्लेक्शन वापस अर्थ की नॉर्थ एंड साउथ की तरफ हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो, यानी वो तार जिसमें से करंट गुजर रहा है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन गई है, उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो वायर के करीब बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो वो स्ट्रेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम मिला देते हैं तो हम कुछ इस तरह की बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है इट इज ट्वाइस द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। आसान सी बात है। और आपको पता है कि हम फिजिक्स में इक्वेशंस से डील करते हैं, तो जब हम यहाँ इज इक्वल टू लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर हमारे पास जो आता है वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आता है और मल्टीप्लाई बाय 2I डिवाइडेड बाय R, ये हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई याद रखिएगा। मैं पहले इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ 3 डॉट लगा के। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7 के बराबर होता है। ओके, यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये 4 पाई जो डिवाइड है मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके चला जाऊं तो जो म्यू नॉट है मेरे पास ये बन जाता है 4 पाई एक्सपोनेंट -7। ये वैल्यू है हमारे पास म्यू की, और इस म्यू को हम कहते हैं फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। ये है परमिएबिलिटी। ओके, और जो म्यू नॉट है इसका जो हमारे पास यूनिट बन जाता है वो हमारे पास बन जाता है वेबर पर एम्पेयर मीटर। जिसका यूनिट है वो हमारे पास क्या है, वेबर पर एम्पेयर मीटर। ये याद रखिएगा अच्छी तरह। ठीक है, अच्छा, अब परमिएबिलिटी के बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर सकते हैं। मैं फिर आपके क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, लेकिन अभी पहले मैं बता रहा हूं परमिएबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, क्या जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 12 में एप्सिलॉन पढ़ा था जो कि परमिटिविटी था। दोनों लफ्ज और से सुनना, एप्सिलॉन नॉट जो 12 चैप्टर में पढ़ा था वो परमिटिविटी था। ये जो म्यू नॉट है ये परमिएबिलिटी है। नाउ परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में फर्क क्या है? परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिशन थी, परमिएबिलिटी फ्री स्पेस की परमिशन है। तो इस परमिशन को परमिएबिलिटी क्यों लिखा? परमिएबल का मतलब होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जब किसी चीज में से गुजरती है तो जिस मटेरियल में से गुजर रही होती है वो मटेरियल बाज़ औक़ात उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन कर देता है और बाज़ औक़ात उस मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है कि उस मटेरियल में से मैग्नेटिक फील्ड गुजरते हुए दूसरी तरफ पहुंच ही नहीं पाती। राइट, तो कुछ मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से गुजरने देते हैं, कुछ मटेरियल बिल्कुल नहीं गुजरने देते। मेरा कहने का मतलब यह है कि वी कैन आइसोलेट ए रूम from magnetic field. We can construct a room which can be completely isolated from the magnetic field. कि there will be no magnetic field reaches inside that room. We can construct such a room. यानी उसकी दीवारें ऐसी हों कि जो मैग्नेटिक फील्ड को मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब कर लें और उस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड ना आए। But we can not construct a room which can isolate from the electric field. Electric field बहरहाल पास थ्रू करती हैं, याद रखिएगा। तो जिस तरह हमारे पास मैं एक और मिसाल देता हूँ, वो होता है पेपर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, अब उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, फिल्टर पेपर। यस, फिल्टर पेपर होता है। तो फिल्टर पेपर का एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा। फिल्टर पेपर, एक गिलास पानी में आप रेत मिला दें
और उसको फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारें तो आपने देखा होगा कि फिल्टर पेपर पानी को गुजार देता है, रेत को रोक देता है। तो इसका मतलब है पानी के लिए वो गुजरने दे रहा है लेकिन रेत को रोक रहा है। तो इस किस्म की परमिशन कि किसी चीज़ को गुजरने की इजाज़त मिल रही है और किसी चीज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल रही, तो वो जो फिल्टर पेपर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल यानी कुछ परमिशन देता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सेमी परमिएबल है। वो कुछ मटेरियल को गुजरने देती है, कुछ को गुजरने नहीं देती, जिससे हमारा खाना हजम होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। बहरहाल, तो दिस परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ रहते रहते मटेरियल, सम मटेरियल दे बिकम मैग्नेट। So they become magnet because the magnetic field is continuously flowing through that material and वो उसकी जो permeability है, इसका मतलब उसको align कर देती है। So यहाँ पे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं किसका? permeability का। So म्यू नॉट जब भी हम न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे, वैसे एग्जाम में मैंने देखा ये गिवन होती है पर आप याद रखिएगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से म्यू नॉट हमें गिवन वैल्यू होती है, हमें याद होनी चाहिए 4 पाई एक्सपोनेंट -7 वेबर पर एम्पियर मीटर। ओके, सो मैं दोबारा इसी क्वेश्चन की तरफ आता हूं जहां से हम चले थे। अगर 2 1 2 और 2 2 मैं करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 4। तो मेरे पास न्यूमरेटर मेरे पास क्या बच जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट जो न्यूमरेटर है मेरे पास वो बच जाएगा म्यू नॉट आई, और अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो 2 पाई आर, तो मेरे पास हो जाएगा 2 पाई आर। ये मेरे पास बी की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं क्या करता हूं, समीशन बी डॉट डेल्टा एल की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो मुझे बताइए अगर मैं डॉट हटाता हूं तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? समीशन, और ये जब मैं डॉट हटाता हूं तो बी डेल्टा एल, और साथ में क्या आता है हमारे पास? कॉस थीटा। ऐसे ही है। अब थीटा क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, अगर मैं एक लेंथ लेता हूं और उस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो ये जो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो डेल्टा एल है, जो डेल्टा एल की डायरेक्शन है और जो टेंजेंट की डायरेक्शन है यानी बी की, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल हैं। तो यहां पर हमारे पास जो थीटा है वो 0 डिग्री है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस 0 होता है वो कितना होता है? 1 होता है हमारे पास, राइट? सो द नेक्स्ट स्टेप इज समीशन बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू, मेरे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ समीशन बी डेल्टा एल रह गया, क्योंकि कॉस 0 मेरे पास कितना हो चुका है? 1 हो चुका है। नाउ अगर मैं वायर जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल में है, तो सेंटर से लेकर मैग्नेटिक फील्ड तक का डिस्टेंस आर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है उस डिस्टेंस से। तो चूंकि बी मेरे पास कांस्टेंट है तो बी को मैंने बाहर निकाल दिया, ओके, और समीशन अप्लाई कर दिया किसके ऊपर? डेल्टा एल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में बी और समीशन डेल्टा एल। अब आप मुझे बताइए, एक आसान किस्म की बात है, सर्कल को मैं बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डेल्टा एल में डिवाइड करूं और आखिर में तमाम डेल्टा एल को प्लस कर लूं, तो क्या बनेगा? सर्कल को ही मैंने छोटे छोटे डेल्टा एल में डिवाइड किया था ना, तो तमाम डेल्टा एल को प्लस करने पे पूरे सर्कल की लेंथ बन जाएगी, पूरे सर्कल की लेंथ। और पूरे सर्कल की लेंथ, सर्कुलर लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। सो ये जो समीशन डेल्टा एल है, दिस इज सर्कमफेरेंस। समझ में आ गई बात? क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल को स्मॉल डेल्टा एल में डिवाइड किया, और जब तमाम डेल्टा एल को प्लस करेंगे, सम करेंगे तमाम डेल्टा एल को, तो दोबारा से पूरे सर्कल की लेंथ आ जाएगी, और सर्कल की लेंथ को सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और हमने रेडियस को आर ही लिया हुआ है तो हम यहां पर आर ही रहने देंगे। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज बी, और बी की वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है, जो कि कितनी है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय, ये ऑलरेडी यहां पे मौजूद है 2 पाई आर। अब आप देख सकते हैं ये 2 पाई आर कंप्लीटली कैंसिल हो गया। सो मेरे पास राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचा? म्यू नॉट आई, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है? समीशन बी डॉट डेल्टा एल। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ एम्पेयर लॉ। ये एम्पेयर लॉ का हमारे पास क्या है? प्रूफ है। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स टाइम टू रीड योर मैसेजेस। वो हमारे बुक में है और ना तरह के एंट्री में आते हैं ना। अच्छा, मैं देख लूंगा, ये पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। ओके, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं, इसके ऊपर फिर हम कभी कोई लेक्चर बनाएंगे अलग से, हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर ये मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बना के बताऊंगा। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट।
सो ये हमारे पास हो गया। और अब इसके बाद हमारे पास है सोलिनॉइडल फील्ड है और टोरॉइडल फील्ड है। तो मैं फिलहाल इसको अभी यहीं तक रुक रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं सोलिनॉइडल फील्ड और टोरॉइडल फील्ड के ऊपर फिर आपसे बात करता हूँ, क्योंकि वो एम्पेयर लॉ के प्रूव हैं। तो यहाँ तक मुझे देख लेने दें। आज मैंने माइक यूज़ किया हुआ है कि मेरी आवाज़ जो है वो सही आई है, क्योंकि आज मैं ज़रा ज़ोर से चिल्ला के नहीं बोल रहा, जो कि लैपटॉप दूर होता है ना, तो मैं तेज़ बोलता था पहले, अब नहीं बोल रहा। सो आपके मैसेजेस क्या हैं? क्या है? परमिशन तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट हाउ कैन पास। अब मुझे ये नहीं समझ में आई आपने क्या बोला है, बट इसका मतलब यही है। आप शायद मैग्नेटिक फील्ड उसके बारे में, म्यू नॉट के बारे में बात कर रहे होंगे। यस। और सर जी लेक्चर्स में कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। व्यवस्था शजर से उम्मीदें बाहर रख। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर डॉट और क्रॉस के आपने जो बताया है सर वो हमारे बुक में नहीं है ना? इस तरह के एंट्री टेस्ट में आता है ना? क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड हमारे बुक में दिया हुआ है। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने देर कर दी 4 लेक्चर लेने में। ओके, ये तो हम हमेशा ही करते रहते हैं हरकतें। सर काइंडली कोई टाइमिंग रख लें, देखते हैं यार, मैं और बहुत सारी मसरूफियत होती हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। मेरा ख्याल है ये सब चीज़ें सही चल रही हैं हमारे पास। सो मैं इसको यहीं तक रख लेता हूँ। ओके। और थैंक यू सो मच। सोलिनॉइडल फील्ड और टोरॉइडल फील्ड के ऊपर बात करनी है। मैं आज चाह रहा था कि मैं आज ही इसको सोलिनॉइडल और टोरॉइडल फील्ड को ख़त्म करूं, तो मैं देखता हूं अगर अभी हुआ तो मैं सोलिनॉइडल एंड टोरॉइडल फील्ड को भी कराता हूं। पहले मैं चेक कर लूं मेरी रिकॉर्डिंग कैसी है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हिम्मत और बर्दाश्त का। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अच्छा, आप लोग व्हाट्सएप पे भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिया करें, मैं वॉइस में ज़रा जवाब जल्दी हो जाता है, मैं इसमें दे दूंगा आपको, ठीक है। और आप चाहें तो मुझे यूट्यूब पे ज़रूर कमेंट किया करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया करो, ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो इसको दूसरे लोगों को दे। इसके अलावा मेरी एक रिक्वेस्ट और है, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे कोलीग्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि जी हमारे चैनल के बारे में भी बताया करें। तो एक तो मैंने अपने बेटे के चैनल के बारे में आपको बताना है, और वो है शाह ज़मीर खटक के नाम से। तो शाह ज़मीर, मेरा नाम कामरान खटक, तो बेटे का नाम शाह ज़मीर खटक। तो शाह ज़मीर खटक के नाम से कोई गेमिंग चैनल उसने बनाया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू कि उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। इसी तरीके से हमारी फिज़िक्स की एक टीचर हैं, सर सैयद गर्ल्स कॉलेज की एक लेक्चरार हैं, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ है। सुंबल जहरा उनका नाम है। तो सुंबल जहरा फिज़िसिस्ट, ये उनके चैनल का नाम है, सुंबल जहरा फिज़िसिस्ट। तो या फिज़िक्स बाय सुंबल जहरा अगर आप लिख दें तो वो उनका चैनल आ जाता है। उस चैनल को भी आप वॉच करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने उनसे कहा था कि मैं ज़रूर बताऊंगा, तो ये आप लोग किया करें। इसके अलावा ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ईयर की भी क्लास लें, बिल्कुल फर्स्ट ईयर की भी क्लास मैंने लेनी है, मैंने वादा किया हुआ था। सो आज के लिए अभी यही रख रहा हूँ। हो सकता है अभी थोड़ी देर में मुझे फिर अगर दौरा पड़ गया तो फिर आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच।